बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, सेल टैक्स के लिए कोई तकरीबन 30 मिनट आप स्पेंड कीजिए। आपका कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन 100% तैयार होने जा रहा है 360 डिग्री एंगल से इंशाल्लाह ताला। सेल टैक्स का मैं थोड़ा सा फ्लो में चल रहा हूँ, थोड़ा सा तेज़ चल रहा हूँ। अमूमन मैं टीचिंग ऐसे नहीं करता हूँ, आपको मालूम है सबको, लेकिन क्योंकि इसमें आपका टाइम बचाना मकसद है। सेल टैक्स के न्यूमेरिक क्वेश्चन को, 18 मार्क्स क्वेश्चन को हैंडल करने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? कंसेप्चुअली क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। इन 4-5 डेफिनेशन का बड़ा क्लैरिटी से आपको समझ आना ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ सेक्शन 4 यानी ज़ीरो रेटिंग, एक्सपोर्ट, 5th शेड्यूल आइटम्स अमूमन आप लोग इग्नोर करके गए होते हैं, एग्जामिनर यहाँ से कुछ उठा लेता है, तो ये सारी चीज़ें इसकी हमें नॉलेज की ज़रूरत है। मैं यहाँ समरी आपको दे रहा हूँ। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिस्ट ऑफ आइटम ऑन विच इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम, वो जो एक लंबी लिस्ट हमारे पास है, ठीक है ना। फिर कंसेप्चुअली क्लैरिटी, 90% ऑफ आउटपुट, 90% का रूल किस पर लगता है और 100% कौन सी चीज़ें क्लेम की जा सकती हैं, इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें ज़रूरी है। फिर आ गया रूल्स रिगार्डिंग डेबिट क्रेडिट नोट। अब तक एग्जामिनर आपको यहाँ छूट देकर चल रहा था, आने वाली अटेम्प्ट में अब वो इसको अप्रोप्रिएट लेवल पर जाकर डिस्कस करेगा। अक्सर बच्चे इसमें प्रॉब्लम में पड़ जाएंगे। आप इस एक लेक्चर को सुनिए, आपको ये सारी बातें क्लैरिटी में क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मिसिंग इनवॉइस का रूल्स क्या था, ये वाली बात। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेक्शन 73 यानी वो जो पेमेंट थ्रू क्रॉस चेक और बैंकिंग चैनल की बात आ रही थी। व्हेन पर्सन कैन नॉट बी क्लेम, इनपुट टैक्स कैन नॉट बी क्लेम, सेक्शन 7 की कुछ रिक्वायरमेंट थी। और अपोर्शनमेंट ऑफ टैक्स, फर्दर टैक्स, किन चीज़ों पर चार्ज नहीं होता। ये 10 पॉइंट आपको क्लैरिटी में रिक्वायर्ड है। अच्छा जी, और फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन, सबसे अहम बात, फॉर्मेट ऑफ द क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले हम इसमें से ना डेबिट क्रेडिट नोट के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। पहली तो बात आ रही है कि एडजस्टमेंट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट नोट इफ सप्लाईज आर मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन और इफ सप्लाईज आर मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। अगर हमने रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की हैं तो उसूल, अगर दो पार्टीज आपस में ट्रांजैक्शन कर रही हैं तो उसूल ये है, डेबिट क्रेडिट नोट का उसूल ये है कि बायर विल इशू डेबिट नोट, ठीक है ना। अभी इसके ऊपर हम बात करते हैं। और अगर सामने वाला, हमने सेल की है और सामने वाला अनरजिस्टर्ड है, तो अनरजिस्टर्ड को तो सेल टैक्स रिकॉग्नाइज ही नहीं ना करता। अब जो बायर है वो तो सेल टैक्स में है ही नहीं, इसलिए सेलर नोट इशू करेगा। लेकिन कौन सा नोट इशू करेगा? क्रेडिट नोट इशू करेगा। एक उसूल हो गया। अगली बात, डेबिट क्रेडिट नोट इफ सेल और परचेजेस आर रिटर्न बिफोर फाइलिंग ऑफ सेल टैक्स रिटर्न। अगर सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले ही हो गई है तो फिर तो डेबिट क्रेडिट नोट की रिक्वायरमेंट कोई नहीं है। हम आपस में सिर्फ चीजें एडजस्ट कर लेंगे। डेबिट क्रेडिट नोट कब इन्वॉल्व होते हैं? जब हमारी सेल या हमारी परचेज सेल टैक्स रिकॉर्ड में चली गई है, वहां की करेक्टिंग एंट्री के लिए डेबिट क्रेडिट नोट चाहिए। इसीलिए अगर सेल रिटर्न फाइल हो गई है देन हमें डेबिट क्रेडिट नोट रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक हो गई बात जी। सेल परचेज रिटर्न्स, रिटर्न का मतलब है सेल की सारी चीजें वापस कर दी या कुछ चीजें वापस कर दी। 3 इसमें बातें डिस्कस हो रही हैं। सेल्स, हमने कोई चीज खरीदी थी, हम वापस कर रहे हैं, या हमने कोई चीज बेची थी, कस्टमर वापस कर रहा है, ठीक है ना। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बायर विल इशू डेबिट नोट। सेल में बायर कौन होगा? सामने वाली पार्टी। हमने तो सेल की है ना, हम तो बायर नहीं है, इस वक्त हम सेलर हैं। बायर विल इशू डेबिट नोट, इसका मतलब है बायर का नाम हमने क्या रखा? कस्टमर। कस्टमर विल इशू डेबिट नोट, डेबिट नोट इशूड बाय कस्टमर, इशूड बाय कस्टमर मीन सेल्स रिटर्न। अब ये लफ्ज आपने याद रखना है, डेबिट नोट इशूड बाय कस्टमर। ओके, परचेज रिटर्न कौन नोट शामिल करेगा? वो कहता है जिसने खरीदी है। बायर विल इशू, परचेज में तो हम ही बायर होंगे ना। हम अपने आप को इस वक्त क्या करें? कंपनी। कंपनी विल इशू डेबिट नोट,
डेबिट नोट इशूड बाय कंपनी, या यहां एक और हो सकता है डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर। अब इस लफ्ज को समझना है, डेबिट नोट इशूड बाय कंपनी या डेबिट नोट इशूड टू सप्लायर का मतलब है परचेज रिटर्न। एक उसूल टोटके से याद रख लें, खरीदार ही चीज वापस करेगा, जिसने खरीदी है रिटर्न तो वो करेगा ना, जिसने सेल की है वो तो रिटर्न नहीं कर सकता ना। खरीदार ही चीज वापस करेगा, वो ही डेबिट नोट जारी करेगा। दोनों तरफ हो डेबिट नोट ही जारी रहे, ये भी डेबिट नोट है, ये भी डेबिट नोट है। आमतौर पर बच्चों ने मिक्स किया हुआ है, उनके ख्याल में डेबिट नोट का मतलब था कि शायद, डेबिट नोट का मतलब था कि शायद सेल रिटर्न, और क्रेडिट नोट का मतलब था शायद परचेज रिटर्न। ऐसा नहीं है, ये देखें, सेल की रिटर्न भी डेबिट नोट इशू हो रहा है, परचेज की रिटर्न भी डेबिट नोट इशू हो रहा है, लेकिन इशू कौन कर रहा है ये यहां से पता चलेगा। खरीदार ने इशू करना है। सेल्स रिटर्न कौन करेगा, परचेज रिटर्न कौन करेगा, खरीदार करेगा ना। सेलर तो सेल्स रिटर्न नहीं कर सकता। क्या ख्याल है, खरीदार ही चीज वापस करेगा, वही डेबिट नोट जारी करेगा। ओके, चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई, एक है कि चीज वापस नहीं हुई है, सेल कैंसिल नहीं हुई है, बल्कि उसमें चेंज आई है। चेंज आने का क्या मतलब है, या रेट बढ़ गया है या रेट कम हो गया है, या टैक्स की अमाउंट बढ़ गई है या कम हो गई है। अगर इंक्रीज हो गई है, चेंज इन वैल्यू ऑफ सप्लाई और चेंज इन वैल्यू ऑफ टैक्स एक ही बात है तकरीबन। वो कहता है इफ इंक्रीज वैल्यू ऑफ सेल इज इंक्रीज, कंपनी शेल इशू डेबिट नोट। इंक्रीज के लिए कंपनी क्या करेगी, डेबिट नोट। इफ वैल्यू ऑफ परचेज इज इंक्रीज, वेंडर शेल इशू डेबिट नोट, यानी सप्लायर शेल, वेंडर मीन सप्लायर। बात समझ आ रही है। डेबिट क्रेडिट नोट बिल्कुल डिफरेंटली आपसे बात कर रहा हूं मैं। डिक्रीज है तो इसका रिवर्सल आ गया। यहां एक चीज देखिए, बेचने वाला ही कीमत कम या ज्यादा करेगा। कभी आप कोई चीज खरीद कर लाए तो आप तो जाकर नहीं कहेंगे ना कि भाई इसकी कीमत ज्यादा लग गई है या कम लग गई है, आप ज्यादा कर नहीं, बेचने वाले ने चेंज करनी है। यहां डॉक्यूमेंट ये कौन चेंज कर सकता है, बेचने वाला, सेलर। सेलर 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 विल इशू नोट। कौन सा नोट, कब डेबिट नोट और कब क्रेडिट नोट। बड़ी अहम बात है, बड़ी अहम बात है। एग्जामिनर ने अब तक डेबिट क्रेडिट नोट को ठीक टर्मिनोलॉजी में यूज नहीं किया था, वो रॉ शक्ल में कह देता था। वो सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर क्या लिखता था, आगे एक टर्म, बड़ी फजूल टर्म लिख रहा था, क्या जी, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड। नो, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट नहीं, या डेबिट नोट या क्रेडिट नोट। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में उसने बड़ा क्लियर सिग्नल दे दिया है कि अब मैं ये ठीक वाली बात आपसे डिस्कस करूंगा, इसलिए आपने इसको समझ लेना है। इसके बाद एक आखिरी छोटी सी बात, 180 डेज की एक रिस्ट्रिक्शन आपने पढ़ी हुई है, ये कहाँ लगनी है कहाँ नहीं लगनी। कैन नॉट बी अलाउड आफ्टर 180 डेज, अगर 180 डेज पूरे हो गए हैं तो फिर अलाउ नहीं है, एक्सेप्ट कलेक्टर अलाउ करे। कलेक्टर ने, आपने पढ़ा कि कलेक्टर के पास फिर ऑप्शन है कि 180 डेज की आपको फर्दर एक्सटेंशन दे दे। एग्जामिनेशन में अगर नहीं लिखी हुई तो इसका हमेशा मतलब है कलेक्टर ने अभी आपको अलाउ नहीं किया हुआ। सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट कैन नॉट बी मेड आफ्टर 180 डेज, आप सेल रिटर्न नहीं कर सकते 180 दिन के बाद। डिक्रीज इन सेल प्राइस, डिक्रीज इन सेल प्राइस अगर हो रही है तो ये भी एक किस्म की सेल्स रिटर्न ही कंसिडर होगी ना, ये भी 180 डेज के बाद नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, परचेजेज आप रिटर्न कर सकते हैं 180 दिन के बाद भी। वो जिसकी सेल होगी उसको छोड़ें, आपकी, हम तो कंपनी की बात करें। इंक्रीज इन सेल प्राइस एडजस्टमेंट कैन बी अलाउड आफ्टर 180 डेज। इंक्रीज का मतलब है फर्दर सेल रिकॉर्ड कर रहे हो ना, तो गवर्नमेंट को तो पैसे ही दे रहे हो भाई, तो गवर्नमेंट कह नहीं 180 दिन गुजर गए अब हमने पैसे नहीं लेने, तो ये तो नहीं हो सकता ना। क्लियर होगी बात। चलिए, सेल टैक्स में सवाल दो तरह के बनते हैं, सेल टैक्स में सवाल दो तरह के बनते हैं। अभी तक एक आध अटेम्प्ट के अलावा एग्जामिनर ने हमेशा पहली तरह का सवाल बनाया है। पहली तरह का सवाल मैं किसे कह रहा हूं, जहां ऑल इनपुट इज कॉमन इनपुट। कॉमन इनपुट का मतलब क्या है, इसी में से सेल हो रही है। कौन सी सेल, टैक्सेबल भी इसमें से ही हो रही है, एक्सपोर्ट भी इसमें से हो रही है, एग्जेम्प्ट भी इसमें से हो रही है, सारा इनपुट सब जगह इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कॉमन इनपुट।
बात समझ आई है? कॉमन इनपुट। तो हम क्या करते थे, या नहीं, एक मशीन है जिसपे सिर्फ 0 रेटेड सप्लाईज बनती हैं, एक मशीन है जिसपे शायद एग्जेम्प्ट सप्लाईज बनती हैं, एक मशीन है जिसपे शायद लोकल टैक्सेबल सप्लाईज बनती हैं, वेयर वी हैव कॉमन एंड स्पेसिफिक इनपुट। कॉमन भी हैं और स्पेसिफिक भी हैं। मसलन 3 मशीनें हैं, एक मशीन से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं और लोकल सेल भी करते हैं, लेकिन एक मशीन से खाली एक्सपोर्ट करते हैं, एक से खाली। बात समझ आ रही? कॉमन एंड स्पेसिफिक। एक रॉ मटेरियल हमने खरीदा, इससे एक्सपोर्ट की आइटम भी बनती है, 0 रेटेड भी बनती है, एग्जेम्प्ट भी बनती है, टैक्सेबल भी बनती है, और एक हमने खरीदा है जिससे खाली एक्सपोर्ट हो रही है, स्पेसिफिक। अब अगर ये वाला है तो स्पेसिफिक इनपुट शुड बी चार्ज टू स्पेसिफिक सप्लाईज ओनली, और कॉमन में चला जाएगा। फिलहाल हम एक बड़े सवाल पर इन सारी बातों की बात करने जा रहे हैं। इसके बाद मैंने फॉर्मेट डिस्कस किया है कि आपका फॉर्मेट क्या होगा, फेस ऑफ द आंसर हमने कैसे बनाना है, फिर मैंने ऑल पॉसिबल एडजस्टमेंट्स यहाँ करके आपको ये फॉर्मेट मैं इस वीडियो के साथ लगा दूंगा। ठीक है, यहां तक। लेकिन असल काम हमने ये तो करना ही है, लेकिन असल काम हम एक सवाल को पकड़कर हम उसमें से सारी बुनियाद बनाना चाह रहे हैं, और कम टू दैट क्वेश्चन। चलिए जनाब, एक ज़बरदस्त सा सवाल जनाब, जिसे मैं कह रहा हूँ सेल टेक की पक्की है, आपके सारे सेल टेक के मसाइल का हल है, इसको मेरे साथ कर लीजिए। देखिए जी, गुड लक पाकिस्तान लिमिटेड GLPL, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ होम अप्लाइंसेज बना रहे हैं, फूड, बेवरेजेस एंड अदर आइटम, यानी मल्टीपल आइटम बना रहे हैं, इज रजिस्टर्ड अंडर सेल टैक्स एक्ट 1990। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रिकॉर्ड फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। जनवरी 2023। अच्छा जनाब, जनवरी 2023 की ये एडजस्टमेंट का जिक्र हो रहा है, तो कैसे करना है जनाब? तो हम इसको ज़रा थोड़ा सा, जी, हमें सेल्स गिवन है रजिस्टर्ड पर्सन को, और हमें सेल्स गिवन है ठीक होगी बात जी, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, एग्जेम्प्ट सप्लाईज, रिटेलर, ये सारी चीज़ें आ गई। परचेजेस भी इसी तरह से गिवन है। ठीक है, नाउ हमने सवाल देखना है सेल टेक का। मैं आपका टाइम बचाने के लिए थोड़ा तेज चल रहा हूँ, ठीक है, जाहिर है जब पढ़ा रहे होते हैं तो बिल्कुल स्लो एक एक पॉइंट को लेकर चलते हैं। सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स, सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब है इस 40 मिलियन में ये चीजें शामिल हैं, ऑलरेडी शामिल हैं। क्या शामिल हैं जी? गुड्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1,25,000 सोल्ड टू लाहौर द पावा अख्तर लावा ऑन 15th January 2023. Lahore the Pawa Akhtar Lava started business in January 2023 and has filed an application for registration under Sale Tax Act Rule 2006 on 5th January 2023. उसने application file कर दी है. However, no sale tax registration has been allowed. वो कहता अभी नंबर अलाउ नहीं हुआ 31 जनवरी तक. तो फिर ये 31 जनवरी तक तो अनरजिस्टर्ड पर्सन ही कहलाया ना. हमने गलती से ये सेल 1,25,000 की कहाँ डाली हुई है? रजिस्टर्ड में डाली हुई है, जबकि कहाँ डलनी चाहिए? अनरजिस्टर्ड में डलनी चाहिए. यानी इस पर वो 3% एक्स्ट्रा टैक्स भी चार्ज हो जाएगा ना. लेकिन यही सोल्यूशन मैंने डिटेल सोल्यूशन बनाया भी हुआ है, लेकिन यही टाइम बचाने के लिए सब कुछ लिखा हुआ है. विल बी ट्रीटेड एज सप्लाईज टू अनरजिस्टर्ड. बात समझ आ रही है? अनरजिस्टर्ड का जब 3% कैलकुलेट करेंगे वहां भी ऐड करेंगे. 17% तो इस पे चार्ज होना ही होना था ना. आपको पता है ना, अनरजिस्टर्ड पर दो चीजें हैं.
एक 17% चार्ज होना है, एक 3% चार्ज होना है। अच्छा, आपने नहीं घबराना कि सर सेल टैक्स तो 18% हो गया है, आपको नहीं पता। नहीं बेटा, मुझे भी पता है, लेकिन आपको नहीं पता होना चाहिए, ये आपकी अटेम्प्ट के लिए चेंज नहीं हुआ। 17% तो हम इसे रजिस्टर्ड कहें, हम इसे अनरजिस्टर्ड कहें, चार्ज होना ही था। इसका मतलब है रजिस्टर्ड में से निकालने की जरूरत नहीं है, अनरजिस्टर्ड में ऐड करने की जरूरत है। बात समझ आ रही है? क्योंकि रजिस्टर्ड पर 17% चार्ज हो रहा है, अनरजिस्टर्ड पर भी 17% ही चार्ज होना था। बात समझ आ रही? 3% हम अलग रखते हैं, वहां इसको देख लेंगे। डिटेल्ड सोल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड टू रजिस्टर्ड कस्टमर ड्यूरिंग मंथ 5,50,000 के कहां शामिल है? सेल में। बस एग्जामिनर कंफ्यूज कर रहा है कि आप ये सोचें कि सर ये तो फ्री सैंपल है, हमारे सेल थोड़े है। नहीं नहीं, पुटिंग टू, वो सप्लाई की डेफिनेशन, पुटिंग टू बिजनेस, नॉन बिजनेस यूज, सारी चीजों को सेल कंसिडर करना था, तो ऑलरेडी शामिल है, तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, वो कहता शामिल नहीं है तो फिर हम इसे शामिल कर लेते। बात समझ आ रही है ना? लेकिन यहां तो उसने कहा है सप्लाईज टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स। अच्छा जी, goods having market value of 400,000 were supplied to Shida Limited, an associated company for rupees 100,000। 1 लाख रुपए की चीजें, 4 लाख रुपए की चीजें हमने अपनी एसोसिएटेड कंपनी को 1 लाख की दे दी हैं, तो क्या करें? 3 लाख का डिफरेंशियल ऐड करें ना। बात समझ आ रही? A special discount of 40% was offered to one of the registered customer. Discounted price of the supplies was 2,85,000। 40% डिस्काउंट के बाद तो पहले पूरी वैल्यू निकालेंगे ना। 2,85,000 को डिवाइड कर दोगे 60% से, क्योंकि ये 40% डिस्काउंट मिला है, तो 2,85,000 क्या है? 60% है ना, वो ग्रॉसअप वाली टेक्निक। तो पहले इसको ग्रॉसअप कर लेंगे, 2,85,000 पहले ही शामिल है, उसका रिमेनिंग अमाउंट शामिल कर लेंगे, ग्रॉसअप वैल्यू का 40% शामिल कर देंगे। ग्रॉसअप वैल्यू का 60% तो पहले ही शामिल है, 40 और कर देंगे। gross up amount will be treated as supply and discounted amount will be। अच्छा, आप फॉर्मेट देखेंगे ना तो 3 उसमें एडजस्टमेंट्स आ रही हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 सेल में एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 2 परचेजेज में एडजस्टमेंट। जितनी सेल में एडजस्टमेंट आ रही हैं वो मैंने ब्लू कलर से आपको उसका सोल्यूशन दिया हुआ है, और जब सेल की बजाय परचेज में एडजस्टमेंट आ रही होगी तो वो रेड कलर से होगा। ठीक हो गई बात? और एक था फेस ऑफ द आंसर, अगर वहां आ रही होगी तो येलो कलर से आ रहा होगा। चलिए जी, परचेजेस फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स परचेज 2 एयर कंडीशन फॉर 300,000 इंस्टॉल्ड इन न्यू मार्केटिंग ऑफिस। फिक्स एसेट खरीदें तो ये इसका इनपुट अलाउ नहीं होता, इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, वो सेक्शन 8 वाली लिस्ट में। An invoice of rupees 200,000, 22nd January 23, issued to ATC. However, ATC was blacklisted by commissioner on 28th Jan. Input disallowed, blacklist हो गया, section 8. An amount of 1.2 million paid to purchase of raw material. However, only 60% of goods were supplied during Jan. वो कहता है हमने पैसे शायद सारे दे दिए होंगे, 12 लाख रुपए की चीजें खरीदी हैं, लेकिन अभी सिर्फ 60% आई हैं, 40% नहीं आई हैं। आगे देखना है, सेल टैक्स इनवॉइस वाज रिसीव फॉर टोटल अमाउंट। इसका मतलब है ऊपर जो अमाउंट हमने चार्ज की वो तो 12 लाख हो गई, लेकिन लॉ कहता है नहीं नहीं, जब तक चीजें आपके पास नहीं आई हैं 60%, 60% विल बी अलाउड इन परचेजेस और 40% विल बी डिडक्टेड, यानी 40% विल बी डिसअलाउड। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? 40% विल बी डिसअलाउड। बात समझ आ रही है? डिसअलाउ हो जाएगा 40%। सारी अमाउंट शामिल थी, 60 तो होना ही था, 40 डिसअलाउ कर देते। An amount of rupees 1.5 million paid for purchase of raw material.
Only 20% of the goods were supplied during January, for which supplier has issued sales tax invoice. बस बेटा 360 डिग्री क्वेश्चन का यही फायदा है कि ये कॉन्सेप्ट को क्या करता है, हर एंगल से बताता है कि एग्जामिनर ऐसे करे तो क्या करना है, ऐसे करे तो क्या करना है। ऐसे सवाल जाहिर है ना पास पेपर में होते, ना आपको आपकी किताबों में होते। तसल्ली से 1 घंटा बैठ के सेल टैक्स की ये फकी ले लें, आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं यकीन से कह रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की ज़ात पे यकीन करके कह रहा हूँ। भाई अगर पूरी अमाउंट की इनवॉइस जारी हो गई थी तो क्या करना है, और अगर अमाउंट सिर्फ हुई उतनी अमाउंट की जारी है तो क्या करना है। नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड एज सेल टैक्स इनवॉइस इज इशूड ओनली फॉर 20%। और ये 20% तो, हाँ जी, ये 20% तो पहले ही हमारे उसमें आ रहा है। गुड। गुड्स वर 2,50,000 परचेज इन कैश। बड़ी अमाउंट, बड़ी इनवॉइस, नॉट पेड, इनपुट नॉट अलाउड। गुड्स वर 400,000 अगेंस्ट विच क्रेस्ट हैज इंडिकेटेड डिस्क्रिपेंसी, ऑब्वियसली नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। ओके। परचेज ऑफ बिल्डिंग मटेरियल 1.2 मिलियन, नॉट अलाउड। ये स्ट्रेट आ रही है ना आपका, अब इसकी तो प्रैक्टिस होगी आपको। Invoice of 1,25,000 declared as fake invoice, not allowed. Goods worth 75,000 purchased from Imran Trader, supply did not declare, not allowed. ये वही सेक्शन 8 की ठकाठक। अब ये तो 10 साल से सवाल आ रहे हैं ना, यहां प्रॉब्लम नहीं है, यहां प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ इतना समझने की जरूरत है क्या चीज पहले से शामिल है और क्या चीज शामिल नहीं है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के स्टाइल में बात करें, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के स्टाइल में बात करें। सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या मतलब है, देखना है पहले चीज शामिल है कि नहीं है। शामिल है तो डिसअलाउ हो रही है तो माइनस कर देंगे, शामिल नहीं है डिसअलाउ हो रही है तो खामोश हो जाएंगे, होनी डिसअलाउ थी, हमने तो पहले ही नहीं ली है। ओके, सीधी सीधी सारी बातें। ओके। मटेरियल वर 2,96,000 वर एक्सक्लूसिवली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट सप्लाईज। अब ये कॉमन इनपुट नहीं है, कॉमन इनपुट नहीं है, एग्जेम्प्ट सप्लाईज का है। एग्जेम्प्ट मतलब जिन पे सेल टैक्स नहीं लगता, तो इनपुट अलाउ, डिसअलाउ करने की इनपुट टैक्स नॉट अलाउड, डिसअलाउ कर दे भाई इसको। पेंट फॉर 500,000 of which 20% is used in taxable supplies and 80% is used in factory building। आपने पेंट मंगाया, 20% पेंट तो आप उन चीजों के ऊपर करते हैं जो आप सेल कर रहे हैं, इसका पेंट तो अलाउ है ना। 80% बिल्डिंग के ऊपर आपने लगाया, 80% अलाउ नहीं होगा, 80% विल बी डिसअलाउड। तवज्जो से, मैं तेजी में पढ़ रहा हूं आपका टाइम बचाने के लिए, वरना इन एक एक बात के फजाइल बड़ी डिटेल में बताए जा सकते हैं बेटा, लेकिन अब आपके फजाइल सुनने का टाइम नहीं है, मसाइल सुन लें, ठीक होगी बात। आगे चलते हैं। Supplies from unregistered, supplies to unregistered person. Sales were 2,50,000 to end consumer। आप कहते हैं एंड कंज्यूमर को कोई चीज सेल कर रहे हो तो 3% चार्ज नहीं होता, फर्दर टैक्स ऑफ वो 3% वाला। सप्लाई टू कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री को भी 3% चार्ज नहीं होता, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। तो जब वो 3% वाले टैक्स की बात होगी ना, उस वक्त देखेंगे, उसमें से ये निकाल देंगे ना, बाकी के ऊपर चार्ज करेंगे। सर क्या बात कर रहे हैं, अच्छा याद दिखा देते हैं भाई, ये देखो कहां चार्ज हो रहा है जी, 3% एक्स्ट्रा जी, बच्चों को दिखा दो भाई, कहां दिखा दें जी, कहां दिखा दें जी। अच्छा जी, अच्छा जी, यहां दिखा दें 17%। जी जनाब, अनरजिस्टर्ड 10 मिलियन की आ रही थी, 1,25,000 हमने अनरजिस्टर्ड में और ऐड की, 2,50,000 इसलिए निकाल दी कि इस पे 3% चार्ज नहीं होना, 4,75,000 भी निकाल दी, ये 50,000 भी आगे एक एडजस्टमेंट आ रही होगी, इसके ऊपर 3% टैक्स चार्ज करेंगे। आज समझ आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, ये 3 एडजस्टमेंट आ सकती हैं, क्या चीज इंक्लूड है, क्या चीज इंक्लूड है, क्या चीज इंक्लूड है। अच्छा जी, ये तो उसने हेडिंग लगा लगा के हमें बता दिया, 3 बातें खत्म हो गई।
पॉइंट नंबर 4 से ऑनवर्ड, ये एग्जाम का स्टाइल है, मैं आई कैप के स्टाइल की बात कर रहा हूं। नाउ अगर किसी चीज, कोई चीज पहले से शामिल होगी तो बताई जाएगी, और अगर नहीं बताई जाएगी तो इसका मतलब शामिल नहीं है। मसलन पॉइंट नंबर 4 से ऑनवर्ड सारी इसी की एग्जांपल है। गुड्स वर्थ 2 million वर ऑक्शन्ड बाय बैंक इन कनेक्शन विद द लोन रिकवरी एज बैंक हैज चार्ज ओवर दीज गुड। 20 लाख की चीजों का चार्ज बैंक के पास था, बैंक ने उठाकर, आप लोन पे नहीं कर रहे थे, बैंक ने उठाकर चीजें बेच दी। सप्लाई की डेफिनेशन में बात लिखी हुई थी कि अगर कोई चीजें ऑक्शन में सेल कर दी जाएं टू रिकवर लोन तो वो सेल ट्रीट होगी। अब ये चीज पहले से सेल में शामिल नहीं है, क्योंकि इस पॉइंट में ये नहीं लिखा हुआ कि ये चीज सेल में शामिल है, शामिल कोई नहीं है। इसका मतलब है अब हमने बनानी है। अब अगर सेल में एडजस्टमेंट आ रही हो तो ब्लू कलर से ट्रीटेड एज सप्लाई, बस ऐड कर देंगे वहां। एडवांस ऑफ ₹1 million रिसीव्ड अगेंस्ट टैक्सेबल गुड्स टू बी सप्लाइड इन मार्च। टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में टाइम ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन में चेंज आई थी, जिसके बाद एडवांस सप्लाई की डेफिनेशन से निकल गया था कुछ साल पहले। नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई ड्यू टू टाइम ऑफ सप्लाई डेफिनेशन। इसका मतलब है कुछ नहीं करना, खामोश रहना है। सप्लाई ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम टू डिफरेंट रजिस्टर्ड कस्टमर इंक्लूडेड इन सप्लाईज 12 लाख इंक्लूडेड इन सप्लाईज। अब बता दिया उसने कि 12,50,000 की हमने शामिल की है, बताएगा तो शामिल है, अदरवाइज शामिल नहीं है। रिटेल प्राइस ऑफ दीज आइटम प्रिंटेड ऑन प्रोडक्ट्स 15 लाख की रिटेल प्राइस थी। आपको पता है थर्ड शेड्यूल आइटम रिटेल प्राइस पर जानी होती हैं, तो 12.5 लाख और 15 लाख का डिफरेंस जो है उसको क्या कर लें, सेल में ऐड कर दें, ब्लू कलर। सेल टैक्स क्रेडिट ब्रॉट फॉरवर्ड फ्रॉम दिसंबर 2022 अमाउंटेड टू ₹2,50,000 विच अमाउंट वॉज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट टैक्स। 1 लाख इसमें से क्या हो गया है, एक्सपायर हो गया है। अच्छा, एक्सपायरी के ऊपर कुछ और भी एक एडजस्टमेंट आई हुई है, आगे चल के बात भी करेंगे उसके ऊपर, ये वो नहीं है। तो वो जो हमने इनपुट जब पिछले महीने का लेकर आगे आते हैं तो उसके ऊपर जो बात हो रही होती है वहां एडजस्टमेंट करेंगे, इसीलिए फेस ऑफ द आंसर पर हो रही होगी तो ब्लू कलर से आ रहा है। ओके, गुड्स वर्थ 3,25,000 मेड अवेलेबल टू रजिस्टर्ड कस्टमर बट विल बी डिलीवर्ड आफ्टर 31 जनवरी। नहीं, टाइम ऑफ सप्लाई मेड अवेलेबल, बस मेड अवेलेबल तो सेल में ऐड कर दे, सेल में ब्लू कलर। सर्टेन गुड हैविंग वैल्यू ऑफ 3,75,000 was destroyed after following the due process under sale tax rules. Input tax on these item was claimed in November. तो जब आप डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उसका इनपुट भी डिसला हो जाता है, माइनस कर देंगे कहां से, परचेजेस में से। 3 missing invoices which could not be claimed in input tax during relevant period. आपको पता है 6 माह के अंदर अंदर 3 आ रही हैं, 3 में से अब एग्जामिनर ने एक जाल लगाया है, मैंने 360 डिग्री में एक जाल लगाया। अब देखिए मैंने 3 इनवॉइस उठाए हैं क्योंकि मुझे अपनी 360 डिग्री पूरी करनी थी ना, ताकि यही बात पूरी हो जाए, फक्की पूरी हो। तो क्या हुआ जनाब, हमने क्या किया, हमने कहा जनाब एक इनवॉइस क्या है, ये 6 महीने के अंदर अंदर होगी, क्लेम कर लेंगे। एक इनवॉइस के 6 महीने गुजर चुके होंगे, नहीं क्लेम कर सकेंगे। एक इनवॉइस के बारे में लिख दिया कि पेड कैश में कर दिया, जो कैश में कर दिया तो फिर क्लेम भी नहीं हो सकती, क्लेम करेंगे नहीं तो कैश की वजह से काम खराब हो जाएगा। बात समझ आ रही है, इसी को तो 360 डिग्री कहते हैं। ओके, तो एक इनवॉइस सिर्फ, ओनली जुलाई इनवॉइस कैन बी क्लेम्ड। गुड वर्थ 4,25,000 वर सोल्ड अंडर हायर परचेज एग्रीमेंट having 5 equal monthly installment of ₹1,000, 100,000 each. Agreement was signed on time of supply. हायर परचेज का टाइम ऑफ सप्लाई जब साइन हो गया, चीज़ें कब देनी है, पैसे कब आने हैं, फारग है, सेल में ऐड करेंगे, सेल में ऐड करेंगे तो ब्लू कलर। सेल्स रिटर्न 5,20,000 अगेंस्ट प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट। पुरानी बोसीदा अल्फाज मैंने दानिस्ता डाल दिए, एग्जामिनर यूज कर रहा था, अब नहीं करेगा, इस अटेम्प्ट में नहीं नजर आएंगे आपको। डिडक्टेड फ्रॉम सप्लाईज। Miscellaneous supplies worth 2 million supplied to diplomatic mission, privileged person,
अब ये वो अल्फाज है जो मैंने अभी कहा, फिफ्थ शेड्यूल आइटम, ये सब जीरो रेटेड है, तो जीरो रेटेड सप्लाईज में ऐड करेंगे। एक तो जीरो रेटेड सप्लाई आपको क्वेश्चन में गिवन है ना, एडजस्टमेंट इन जीरो रेटेड सप्लाई। ओके, टैक्सेबल गुड वर्थ 2,50,000 वर्थ डोनेटेड टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड विद FBR। शाबाश, फंसाने के लिए कुछ नहीं, रजिस्टर्ड है नहीं है, डोनेशन है, सेल्फ कंजम्पशन है, सब सेल में ऐड होंगी। ब्लू कलर, इलेक्ट्रिक केबल परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन 14 लाख रुपए की। 1/4 ऑफ केबल आर यूज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज अलाउड एंड रिमेनिंग यूज इन बिल्डिंग डिसअलाउड। 1/4 विल बी एडेड इन परचेज। आपने कहा सर ये क्यों कर रहे हैं? भाई इसलिए कर रहे हैं, इंक्लूड तो नहीं है ना पहले से, तो सिर्फ वो चीज इंक्लूड कर लेंगे जो अलाउ हो रही है, क्योंकि अब लफ्ज ये नहीं आ रहा कि इंक्लूड्स। सबके लिए हमेशा क्या रिज्यूम करना है कि ये इंक्लूड नहीं है। 1/4 विल बी एडेड इन परचेजेज, रेड कलर। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट एंड गुड वर्थ 1.5 मिलियन। फर्दर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, वही जीरो रेटेड वाली बात, तो एडजस्टमेंट इन जीरो रेटेड। न्यू प्लांट वाज परचेज 25 लाख। प्रोडक्शन फ्रॉम द प्लांट, प्रोडक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है, ट्रायल रन का कोई ताल्लुक नहीं है, प्लांट परचेज हो गया, इनपुट अलाउ हो गया, बस आपके पास इनवॉइस होनी चाहिए थी। इनपुट विल बी क्लेम्ड इन जनवरी, परचेजेज में ऐड करेंगे। सर इसे फिर ब्लू कलर में क्यों लिखा है? जी बेटा गलती से भी लिखा है, और दूसरी बात ये कि ये जरा प्लांट एंड फिक्स एसेट का अलग रखते हैं ना, इसका कोई एक कलर और लगा दूंगा मैं आपको जब सेंड करूंगा। टैक्सेबल गुड वर्थ 2,75,000 यूज इन फैक्ट्री बिल्डिंग। फैक्ट्री बिल्डिंग नॉट अलाउड होना था ना, लेकिन यहां ये नहीं कह रहा। टैक्सेबल गुड वर्थ परचेज की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है 2,75,000 की चीजें जो हम बनाते हैं हमने बिल्डिंग में यूज करनी है, ट्रीटेड एज सप्लाई। लो जनाब बयाली, अब आ जाए जरा, जिसे कहते हैं ना नेड़े नेड़े हो जाओ, ठीक है ना, अब नेड़े नेड़े आ जाओ बेटा, बिकॉज अब जरा जो नई अटेम्प्ट की चीजें आ रही हैं, जरा आ जाओ। क्रेडिट परचेजेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज 1,50,000 कुड नॉट बी पेड, 180 डेज में पे नहीं हुआ, डिसअलाउ कर दें। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर्ड, फिक्स एसेट है लेकिन एक्सेप्शन थी, इनपुट टैक्स फिक्स एसेट वाले में ऐड कर दें। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन जनवरी 2023 इंक्लूड अ सेल टैक्स ऑफ 1 मिलियन। 1 मिलियन का सेल टैक्स है। आमतौर पर एग्जामिनर यहां अपोर्शनमेंट नहीं दे रहा था, उसने कहा 70%, 70% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी यूज इन फैक्ट्री बिल्डिंग अलाउड, 30% इन ऑफिस बिल्डिंग नॉट अलाउड। अब क्योंकि इंक्लूड नहीं लिखा हुआ तो पहले से तो शामिल नहीं है, हम सिर्फ 70% विल बी एडेड इन इनपुट टैक्स। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा जी, आ जाए जी, नेड़े नेड़े आ जाए। डेबिट नोट ऑफ 4,50,000 डेटेड 20th जनवरी इशूड टू सप्लायर। इशूड टू सप्लायर का मतलब है हमने डेबिट नोट इशू किया है। हम डेबिट नोट कब इशू करते हैं? हम इसका मतलब है डेबिट नोट कौन इशू करता है? जिसने खरीदी हो, इसका मतलब है ये परचेज रिटर्न है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये लैंग्वेज यूज करेगा अब एग्जामिनर, डेज भी दे रहा है। एक अहम एडजस्टमेंट जो भी आज तक कभी नहीं एग्जामिनर ने पूछी, बहरहाल इस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट हो सकती है। पेरिशेबल फूड आइटम वर्थ 7,50,000 हैविंग एन एक्सपायरी डेट आर रिटर्न ऑन अकाउंट ऑफ बिकमिंग अनफिट फॉर कंजम्पशन एंड आर डिस्ट्रॉयड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर। एक नई प्रोविजन आई थी कि जो अगर फूड आइटम, ऐसी फूड आइटम जिसके ऊपर एक्सपायरी डेट लिखी हुई है, वो एक्सपायरी के होने के करीब या उसके बाद रिटर्न हो गई है, तो अब इसके ऊपर तो 180 डेज नहीं ना लगा सकते। फूड आइटम की एक्सपायरी तो 2-2 साल 3-3 साल की लिखी होती है, तो लॉ ने यहां अलाउ किया था कि यस, इस तरह की आइटम आप बाद में भी अलाउ कर सकते हैं। इसलिए लिखा दीज आइटम वर सोल्ड 18 months अगो, तो कोई बात नहीं है। सेल्स रिटर्न ऑफ फूड आइटम अलाउड इवन आफ्टर 180 डेज। एक्सेप्शन कहीं नहीं पड़ी आपने बात, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लें। डेबिट नोट ऑफ ₹500,000 डेटेड 15 जनवरी इशूड बाय रजिस्टर्ड कस्टमर। सबसे पहले देखना किसने इशू किया है। डेबिट नोट इशूड बाय रजिस्टर्ड कस्टमर, इसका मतलब है सेल्स रिटर्न है।
बाय रजिस्टर्ड कस्टमर। रिटर्न कौन करेगा? जिसके पास चीजें होंगी। डेबिट नोट इसका मतलब है सेल्स रिटर्न है, बट नॉट अलाउड एज आफ्टर 180 डेज, क्योंकि 180 डेज गुजर गए हैं और यहाँ नहीं लिखा कि ये फूड आइटम है। फूड आइटम ऊपर अलग थी। 360 डिग्री क्वेश्चन यही तो काम कर रहा होता है, आपको एक जगह बिठाकर सारे कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा होता है। GLP issue a debit note of 1,35,000 to one of the registered customer। GLP हमने इशू किया डेबिट नोट। जब हम डेबिट नोट इशू करते हैं रेक्टिफाई मिस्टेक, तो इसका मतलब है हमने क्या किया है, ऐड कर रहे हैं ना, सेल इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है सेल इंक्रीज हो रही हो तो डेज की भी कोई शर्त नहीं होती। GLP इशू अ क्रेडिट नोट। अब डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसके ऊपर पूरी डिस्कशन आ रही है। GLP इशू क्रेडिट नोट, हमने क्रेडिट नोट इशू किया है टू वन ऑफ रजिस्टर्ड कस्टमर टू रेक्टिफाई मिस्टेक। जब हम क्रेडिट नोट इशू करें इसका मतलब है सेल वैल्यू कम हो रही है, तो लेस फ्रॉम सेल वैल्यू। ये 5-6 पॉइंट बड़े अहम हैं। नहीं आपके पास पेपर में ये सवाल, ये लैंग्वेज पास पेपर में नहीं है आपके पास। पास पेपर में कौन सी लैंग्वेज है? एक पुरानी लैंग्वेज, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड। मैंने ऊपर एक लिख दिया था, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड, प्रॉपर डेबिट एंड क्रेडिट नोट हैज बीन इशूड। नो 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 नो, ये बात नहीं होनी अब एग्जाम में। और ये वाली बात आपने पढ़ी नहीं हुई, तो ये फाका इसी फक्की से होना है आपको इंशाल्लाह। GLPL issue a credit note of 50,000 to one of the unregistered customer। अनरजिस्टर्ड कस्टमर कौन था हमारा अनरजिस्टर्ड कस्टमर? वो ऊपर हमने एक लिखा था लाहौरदा पावा अख्तर लावा। वो कहता है उसके हमने एक जो है ना वो चीज़ हमने ले ली है। वहाँ हमने लिख दिया था उसने जनवरी में वो किया है, हम वहाँ लिखेंगे उसने दिसंबर में किया है। इसलिए ये वाली बात आपने नहीं लेके जानी, जब आपके पास सवाल आएगा ना उसमें दिसंबर ही लिखा होगा। अच्छा जी, फिर आ गया जी डेबिट नोट ऑफ 500,000 डेटेड इशूड बाय सप्लायर। इशूड बाय सप्लायर, हमने नहीं इशू किया भाई, हमने नहीं इशू किया, सप्लायर ने इशू किया है। जब सप्लायर डेबिट नोट इशू कर रहा है तो इसका मतलब है इंक्रीज इन परचेज वैल्यू, तो ऐड इन परचेजेस। जरा तदब्बर करना है, इन 5-6 एडजस्टमेंट को सोच सोच कर आपने ले रहा है, आगे चलना है। अ क्रेडिट नोट ऑफ 2 इशूड बाय सप्लायर, इशूड बाय सप्लायर, तो परचेज में से लेस, ठीक है ना। डेबिट नोट ऑफ 2,50,000 इशूड टू सप्लायर, इशूड टू सप्लायर का मतलब है हमने GLPL ने इशू किया है, हमने इशू किया है। कौन सा? डेबिट नोट, तो फिर तो परचेज रिटर्न होगी ना, परचेज रिटर्न। बेटे बच्चों इस बात को ध्यान से सुन लो, ये 5-6 एडजस्टमेंट अभी तक ICAP नहीं पूछ रहा था। अब हमने इसको जरा थोड़ा सा फ्रेम किया है। जरा देखिए ICAP क्या पूछ रहा था, मैं आपको एक समरी, ये आपको शायद नजर उस तरह नहीं आएगी। ये देखिए पिछली सारी अटेम्प्ट के मैंने डेबिट क्रेडिट नोट ICAP में कैसे पूछे हैं इसको किया। मेरा जरा पढ़ाने का दायरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है। हमेशा ICAP ने एक फरसूदा सा जुमला लगा रखा है, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट वर इशूड, प्रॉपर डेबिट क्रेडिट नोट सब में, और हर दफा सेल में ही वो एडजस्टमेंट पूछ रहा था। लेकिन लास्ट अटेम्प्ट में वो हमें बड़ा क्लियर इंडिकेशन दे गया है कि जवानों तैयार हो जाओ, अब मैंने ऐसे नहीं पूछना। सर जी कैसे पूछना है? ये तो मैं बता रहा हूं आपको जैसे पूछना है। ये आखिरी शेयर। तो बच्चे तकरीबन 30 मिनट्स हमें हो गए हैं। 30 मिनट्स में मैंने आपका ये काम किया है, आपको शायद 1 घंटा लग जाए। ये सारी डिटेल पूरे नंबर लगे हुए, 30 एडजस्टमेंट है। देखिए पूरा सोल्यूशन, हर एडजस्टमेंट मार्क हुई है, हर एडजस्टमेंट मार्क हुई है। लॉजिक मैंने सवाल के साथ दे दी है। अब भी अगर आप ना करें तो फिर मैं क्या कर सकता हूं बेटा? आपके 18 नंबर इस 1 घंटे में तैयार हो जाएंगे, हर एंगल से तैयार हो जाएंगे। 6 महीने आपने सेशन पढ़ा है, 6 महीने में आपको ये चीजें इस तरह प्रिसाइज होके कभी नहीं पता थी। 360 डिग्री क्वेश्चंस का यही कमाल है। वो लोग जो इस टीचिंग फिलॉसफी पे नहीं आते, वो जाहिर है थोड़ा सा उन्हें
प्रॉब्लम रहती है, लेकिन मेरी टीचिंग फ़िलासफ़ी ऐसे ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको इसका फ़ायदा हुआ होगा इंशाअल्लाह ताला। बेस्ट ऑफ लक।